बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। जहां पर हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर बात हो रही है, वहां पर जो बहुत ही अहम एक काम है जिसकी वजह से लोग मुंतखब होकर ऐवान तक पहुंचते हैं, वो लेजिस्लेशन का है, यानी कि कानून साजी का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती रही कि उन्होंने कानून साजी की तरफ कुछ ज़्यादा संजीदा तवज्जो नहीं दी, जबकि अगर हम आदाद शुमार पे देखें तो हमें ये लगता है कि पहले साल की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बिल्स पास हुए। एक और जो तनकीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, वो ये है कि सदारती ऑर्डिनेंस जो कि पार्लियामेंट के रोल को अंडरमाइन करते हैं, उनका ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। एक और अहम जो इस वक्त डिबेट हो रही है वो है नवाज़ शरीफ साहब की वापसी की, और कल इमरान खान साहब के एक मुशीर ने बड़ा इंटरेस्टिंग इस हवाले से बयान भी दिया, और उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब को किसी ने एनआरओ दिया है। अब देखने की ज़रूरत यह है कि ये एनआरओ हुकूमत के अलावा और कौन दे सकता है, और अगर किसी ने एनआरओ दिया है तो वो किसको दिया है, और क्या पाकिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत है वो नवाज़ शरीफ साहब को वापस ला सकती है या नहीं, उसमें कानूनी नुकात क्या हैं, कुछ उसका भी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब इन्हीं 2 सालों में अपोजिशन हमें जितनी ज़्यादा मीटिंग्स करती हुई नज़र आई, हर मीटिंग के बाद लगा ये कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम होते जा रहे हैं। तो जो मुनक़सिम एक हिज़्ब इख्तिलाफ़ है उसने हुकूमत के हाथ बहुत मजबूत किए, बहुत सारी अहम लेजिस्लेशंस पे अपोजिशन हुकूमत का साथ देती रही। क्या बदले में उनको कोई रिलीफ मिला या नहीं, जिसकी तरफ बारहा हुकूमती ओहदेदारान इशारा करते रहे हैं। ये वो तमाम मौज़ूआत हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन करें जी अहमद बिलाल महबूब साहब, पाकिस्तान पिलटाट, जो कि बहुत अहम इदारा है जो लेजिस्लेटिव बिजनेस को एवेल्यूएट करता है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट्स कैसा परफॉर्म करती हैं, हुकूमतें कैसा परफॉर्म करती हैं, क्या कानून साजी होती है, उस पर निगाह रखते हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब, वो हमारे साथ होंगे और हम उनसे भी पूछेंगे कि अपोजिशन के मुनकसिब होने की वजूहात क्या हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, जो कि साबिक प्रोसिक्यूटर हैं, नैब के सीनियर कानूनदान हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो अहमद बिलाल महबूब साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे ही करना चाहूँगी। बहुत ज़्यादा तनकीद है कि सदारती ऑर्डिनेंस हुए, पार्लियामेंट को बहुत ज़्यादा ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, और जो बिल्स वगैरह भी सामने आते रहे उसमें कोई हतमी चीज़ें उस तरह से सामने नहीं आईं। तो किस तरीके से आप 2 साला कारकर्दगी को एवेल्यूएट करते हैं? आपने रिपोर्ट्स भी जारी की। अगर मैं पहले नेशनल असम्बली का आपको पूछूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैसा परफॉर्म किया इन 2 सालों में? देखिए, जो 2-3 बड़ी-बड़ी बातें हैं वो तो आपने अपने इंट्रो में कर दी हैं। मिसाल के तौर से ये कि कानून साजी की तादाद के हिसाब से इम्प्रूवमेंट है। पहले साल में 10 कानून मुश्किल से पास हुए थे और अब ये दूसरे साल में 30 कानून पास हुए हैं। उसमें जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है उसका भी आपने ज़िक्र कर दिया है कि 30 तो कानून कौमी असम्बली में पास हुए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा यानी 31 जो है वो ऑर्डिनेंस, सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुए हैं। इसका मतलब यह है कि आपने कौमी असम्बली को उसकी जो सॉवरेनिटी है, उसकी जो अथॉरिटी है लेजिस्लेशन के मामले में, उसको एक्सीड किया है। यानी ये तो हो सकता है कि कभी कभार एमरजेंसी में आप ऑर्डिनेंस जारी कर दें, लेकिन इतनी तादाद में कि वो आपके जो बिल्स हैं जो आपने पास किए उनसे बढ़ जाए, ये ज़रा तशवीश की बात है। सही। और तो दूसरी इसका बात नुकसान जो क्या मैं होता खास है? तौर पर अगर जो सदारती ऑर्डिनेंस अगर ज़्यादा हूँ तो आपके ख्याल में, एक तो हम कहते हैं जी कि पार्लियामेंट का रोल अंडरमाइन हुआ, लेकिन हुकूमत ये भी कहती है कि भाई आप जब पार्लियामेंट में ले जाते हैं तो बहुत लंबा उस पर टाइम लग जाता है, वक्त का ज़िया होता है, तो हम चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी जल्दी हों। तो यू थिंक कि ये परफॉर्मेंस में ऐड करता है? जी सर्टनली। देखिए, ये तो बुनियादी किस्म की एक आर्ग्यूमेंट है कि जल्दी जल्दी कर दिया जाए। फिर तो ये जमहूरियत भी बजाते खुद बहुत सुस्त रवैये का शिकार एक निज़ाम है। इसके मुकाबले में अगर आप ऑटोक्रेटिक रजीम्स को देखें, जहाँ डिक्टेटरशिप होती है, वहाँ तो कोई मसला ही नहीं होता, एक आदमी ने फैसला करना होता है। लेकिन इसके बावजूद आप जमहूरियत को ऑप्ट करते हैं। तो अगर आपने जमहूरियत को ऑप्ट करना है तो ज़ाहिर है फिर आपको लोगों को मशवरे में शरीक करना होगा, उनके वोट लेने होंगे। ये नहीं हो सकता कि आप जमहूरियत भी कहें, आप मुंतखब होकर भी आएँ और फिर कानून पास करने के लिए आप कहें कि नहीं, हमें तो जल्दी जल्दी करना है, तो इसलिए हम खुद से ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं। ऑर्डिनेंस का मतलब ये है कि आपकी जमहूरियत कमज़ोर है। इसका मतलब ये है कि आप पार्लियामेंट के अंदर चीज़ों को, लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते हैं, अपने साथ नहीं चला सकते हैं। और मैं तो सेनेट के साथ कंपेयर भी नहीं कर रहा, क्योंकि सेनेट तो देखिए कि वहाँ पे उनकी मेजॉरिटी नहीं है, तो आप कह सकते हैं। लेकिन कौमी असम्बली में भी सिर्फ 30
बिल पास हुए जहां इनकी मेजॉरिटी है और 31 आपने ऑर्डिनेंस जारी कर दिए, तो ये कमजोरी है, इसका इतराफ किया जाना चाहिए और इसको इम्प्रूव करना चाहिए। सूबाई असम्बली में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कौमी असम्बली में ऐसा है, लिहाजा इसका उसका एहसास। लेकिन एक मैं खास चीज आपके साथ जिक्र करना चाहता हूँ, ये पहले माजी में भी शायद हुआ हो, लेकिन इस दफा जो खास बात है वो ये है कि कम से कम 5 कवानीन ऐसे हैं जो हमने खुद से इनिशिएट नहीं किए, लेकिन हम अंडर प्रेशर हैं बैन अवी माहिदों के कि ये कानून आप पास करें इस मुद्दत के अंदर। तो फैटफ की तरफ से जो हमें हिदायत थी उनकी मुतालिक हमने 5 कानून पास किए ठीक हैं। है, अच्छा मैं 2 बिलाल साहब कानून आपके हमने आपसे मैं नेशनल ये इसकी सिक्योरिटी तफसीलात काउंसिल भी की पूछती हूँ। करारदाद के मुताबिक किए हैं। ठीक है, मैं इसकी तफसीलात भी आपसे पूछती हूँ, लेकिन जो एक बहुत अहम नुक्ता है जो हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं वो यही है कि हुकूमत जिन बहुत अहम मामलात पे, जिसमें अभी फैटफ का भी जिक्र कर रहे हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, उसके ऊपर लग रहा था कि काफ़ी उनको मुश्किलात का सामना पेश आ सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली वो अपोजिशन जो मुख्तलिफ फोरम्स पर हुकूमत के बहुत मुखालिफ बड़ी मुतहर्रिक बयानात देती हुई नज़र आती थी, पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। तो इस सपोर्ट के पीछे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि कोई एनआरओज़ हैं, कोई डील हो रही थी। इसी तरीके से हम ये भी देखते हैं कि नैब में जो 35 तजावीज़ पेश की गई थी अपोजिशन की जानिब से, उस पर भी हुकूमती अहदेदारान ने ये कहा जी कि ये तो अपोजिशन सीधा सीधा एनआरओ मांग रही है। तो बिलाल साहब, अगर आप इस पर जल्दी से कमेंट कर लें, फिर हम कायरा साहब की तरफ जाएंगे कि क्या आपको ये तासुर मिला कि अपोजिशन जो है वो उनकी सपोर्ट अगर ना होती तो शायद ये जो अहम कवानीन जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ पास ना हो पाते? देखिए, मैं तो बहुत हैरान हुआ हूँ और मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है ये स्टेटमेंट देख के कि अपोजिशन ने जो तजावीज़ अपनी दी हैं नैब के कानून के बारे में, उसको इम्प्रूव करने के बारे में, गवर्नमेंट के कहने पे उसको ये कह रहे हैं कि ये एनआरओ मांग रहे हैं। देखिए, ये तो एक बुनियादी आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल है। आपने तो पूरे निज़ाम को, कंसल्टेशन के निज़ाम को ही शेक करके रख दिया है। आप उनसे तजावीज़ मांग रहे हैं, वो अपनी तजावीज़ दे रहे हैं, इस पे एनआरओ का क्या सवाल है? एग्री आपने करना है। उन्होंने कोई कंडीशन नहीं ठीक है, लगाई चले कि ये आप बात ये हम मंजूर कायरा साहब से करेंगे तो फिर पूछते हम हैं आपके कि दूसरे कायरा कानून में साहब आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तनकीद है नैब इसमें के। तो उन्होंने उसको हेल्प किया। ठीक है, नैब के कवानीन में तरमीम के हवाले से बहुत अच्छी और खुशाइन बात लोगों को लग रही थी कि अपोजिशन जो है वो कंसल्टेटिव प्रोसेस का हिस्सा बन रही है। लेकिन जो तजावीज़ सामने आई कायरा साहब, उसके ऊपर जो वावेला मचा हुकूमती वुज़रा की जानिब से और हुकूमती जो बाकी अहदेदारान हैं और जो मुशीर हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, उन्होंने कहा जी कि आप तो सीधा सीधा एनआरओ मांग रहे हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि ये तजावीज़ एनआरओ मांगने के मुतरादिफ है? देखिए, पहली गुजारिश तो मुझे आपसे है, बड़े प्यार से आपसे गिला कर सकता हूँ, एक करेक्शन की बात कर सकता हूँ। ये जो आपका ख्याल है ना, ये आप जो सवाल पुट करते हैं एंकर्स, जब वो आप सवाल आपके मुंह से निकलता है तो या तो उसके साथ किसी फर्द का नाम हो, किसी जमात का नाम हो, हुकूमत वक्त का नाम हो, तो बात समझ आती है। अगर ये हो कि लोग कहते हैं कि ये तो जी एनआरओ मांगते हैं, तो वो कौन लोग हैं, कौन कह रहा है, हमें तो नहीं इल्म। तो जब तक फिर हम उसको आपका सवाल समझेंगे। रही बात कि हम कोई बार्गेन कर रहे थे, डायलॉग कर रहे थे, ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, अब आपने इस तरह सवाल पुट कर दिया इंट्रो में कि जिस तरह अपोजिशन कोई ब्लैकमेलिंग कर रही थी। एक तो बिलाल साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे आपको वाज़ेह बयान दे दिया कि हम क्या कह रहे हैं, हम तो अपनी तजावीज़ दे रहे थे। दूसरी बात यह है कि ये जो कवानीन पास हुए, फैटफ के कवानीन पास हुए, या उससे पहले बजट पास हुआ, इन तजावीज़ में हमने हुकूमत का साथ दिया। जब तो बिलावल साहब मिले मियाँ नवाज शहबाज शरीफ साहब से लाहौर में और मौलाना फजलुर रहमान साहब से, तो हमने वहां उनके साथ खड़े होकर कहा कि हम इस हुकूमत का खात्मा चाहते हैं, इस हुकूमत को पार्लिमानी, जमहूरी और आईनी तरीके से हटाना चाहते हैं। हमारी दानिश में ये हुकूमत फेल हो गई है लोगों को रिलीफ देने में, ये हमारी दानिश है, कोई इसे एग्री करता है, कोई नहीं करता। लेकिन हमने ये भी कहा कि इस वक्त फैटफ के कवानीन का एक बड़ा मजबूरी बनी हुई है। फैटफ ने पाकिस्तान को कुछ अपनी कंडीशन दी है, लेकिन गवर्नमेंट उन कंडीशंस की आड़ में कुछ और चीजें भी लेना चाहती है, कुछ और इख्तियार लेना चाहती है, जिसको हम अलाउ नहीं करेंगे। बल्कि हम चाहेंगे कि हुकूमत जो है वो उन कवानीन को अलग कर दे, और जब ये बिल पेश होगा हम देखेंगे, और गवर्नमेंट की ख्वाहिशों को एक तरफ रखते हुए
जो फैटफ की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक हम ये कवानीन पास करने में मदद करेंगे। ये हमने ऐलान करके किया। ठीक है। अच्छा और कायरा फिर साहब, दूसरी बात मैं आपके पास कि वापस आती हूँ, आप एक यहीं से मिनट अपना नुक्ता जारी कीजिएगा। मुझे सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो मैं आपसे पूछूंगी कि वो कौन सी चीजें 18वीं तरमीम की तरफ बारहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इशारा होता रहा, क्यों आपको ये लगता है, ये भी मैं आपसे पूछूंगी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी, प्रोग्राम आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और आपको प्रोग्राम में ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। कायरा साहब, आप ब्रेक पर जाते हुए कह रहे थे कि कौन कहता है, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सरबराह है इमरान खान साहब, उन्होंने भी कहा, उनके वज़ीर इत्तलात भी कहते हैं, उनके दीगर मेंबरान जितने भी हैं वो हमारे प्रोग्राम्स में आके कहते हैं, और वो कहते हैं जी कि देखें, ये लोग कह रहे हैं कि 99 से जितने भी मुकदमात बने हुए सियासतदानों के खिलाफ सबको ख़त्म कर लें, तो इससे बड़ा NRO मांगने का और सबूत क्या होगा, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली गुजारिश तो ये है, मुझे अभी पता चला, मैं आज दिन में अपनी कंस्टिट्यूंसी में था तो मैं नहीं सुन सका कि शिबली फराज साहब ने, जो अपोजिशन ने कंसल्टेशन की है इन राइटिंग, जो अपने पॉइंट्स दिए हैं इस्लाह पे, उनको पब्लिक किया है और कहा है कि ये ब्लैकमेलिंग या NRO मांगते हैं। मैं समझता हूं वो ब्लैकमेलिंग जो हुकूमत वक्त और जो इमरान खान साहब खुद अपोजिशन को ब्लेम कर रहे थे, ये तो खुद कर रहे हैं। इस तरह की कंसल्टेशन को जो आपके पास एक अमानत के तौर पे पड़ी है, अब आप उसको पब्लिक करके और प्रेशर बिल्ड करना चाहें कि देखें जी ये तो हमसे क्या मांगते हैं, हम क्या मांग क्या रहे हैं ये बताने को तैयार नहीं है। नंबर एक, हम कहते हैं जी, आपके प्रिसाइज आपके सवाल के ऊपर मैं ये कह देता हूं कि जो 99 से ऑनवर्ड हम पे केसेस बनाए गए थे, आपको याद होगा, नहीं तो अहमद साहब से पूछ लीजिए, जो 2002 में गवर्नमेंट बनी थी, 99 में जो केसेस बनाए गए वो भी कैसे बने, जो मुशर्रफ साहब ने आके बनाए, क्या किया, और फिर 2002 में जो हुकूमत हमारी बनाई गई, उस वक्त कुछ केसेस बनाए गए जिससे लोगों की वफादारियां तब्दील की गई, कुछ को रिलीफ दे दिए गए। और वो जो क्लासिक इंजीनियरिंग थी ना जी, सियासी इंजीनियरिंग, जो नैब के जरिए की गई, जिससे पैट्रियट पैदा किए गए, यानी वो लोग जिन्होंने अपनी जमातों से गद्दारी की वो मुहब्बे वतन ठहरे, और हम जो अपने मैंडेट के साथ खड़े रहे हम गद्दार ठहरे। ये उस वक्त जो किया गया वो हम कह रहे हैं कि गलत थे। लिहाजा इतने अरसे के अंदर ना रियासत उसके कोई कानून दे सकी, ना उसको कोई सबूत दे सकी। जितने केसेस अदालतों में गए वो केस खत्म हो गए, और जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी अपनी मौत मरने वाले हैं। लिहाजा ये एक राय है, गवर्नमेंट नहीं मानती, ओके। अब हम क्या चाहते हैं, ये तो आपके सवाल का जवाब था। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये कह रहे हैं और जोर से रोज कह रहे हैं कि भाई अब हमारी मुतालबे छोड़ दे। अब तो सुप्रीम कोर्ट की 2-3 जजमेंट्स आ गई, उन जजमेंट्स को सामने रखें, जो नैब के बारे में है, एहतसाबी कवानीन के बारे में है, इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कुछ कहा है उसको सामने रखें, अहमद बिलाल साहब जैसे लोगों ने जो राय दी हुई है उनको सामने रखें, और इस कानून के अंदर जो सख्तियां, खराबियां, बुराइयां हैं, जो सियासी इंजीनियरिंग का बायस है, जो बाजू रोड के वफादारियां तब्दील करने के लिए हैं, उसको खत्म करें, और लोगों की पगड़ियां उछालने के लिए नहीं, हाँ हकीकी मानों में बेलाग क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का कानून बना दे। ये हमारा मुतालबा है। अगर तो इसमें कोई हमारी तरफ से मुतालबा है, मैं आज खान साहब को कहता हूं, मेरे इस मुतालबे को जो ये मैं उनके सामने एक कौम के सामने रख रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिशात, और ये पिलडाइट या इस तरह के जो हमारे दीगर सपोर्टिव इदारे हैं, इनकी जो सिफारिशात है, हमारी सिफारिशात को एक तरफ रख लीजिए। इस पे गवर्नमेंट एग्री करे, मैं अपनी जमात और बाकी की जमातों की जिम्मेदारी लेके कह लेता हूं कि हम इस बात की उनको कन्विंस करेंगे कि आइए, जो अदालत ने कहा वो तो माने। अगर वो उसका मुतालबा करना वो ब्लैकमेलिंग है तो फिर होगी। अरे अजब बात आखिरी कि ब्लैकमेलिंग कमाल है, पैटर्फ के कवानीन और इसको आपस में मिला के अपोजिशन ब्लैकमेल करके मुझसे एनआरओ लेना चाहती है, ये फरमाते हैं वजीर आजम साहब। सही। और नैब ला वही पड़ा है और पैटर्फ के कानून मंजूर हो गए। अगर ब्लैकमेलिंग थी तो फिर वो कंडीशनल थे, तो फिर वो कानून मंजूर ना होते। फिर हम आपको ब्लैकमेल जो कर रहे थे, तो ब्लैकमेलिंग अपनी जगह टिकी रहेगी, कानून मंजूर हो गए।
हमारी कंसल्टेशन आपके पास आ गई, वो ब्लैकमेलिंग, ठीक है। ब्लैकमेल आप हमें करने शुरू हो गए अवाम के सामने रख के अपनी तरह की इंटरप्रिटेशन करके। ठीक है। तो ये बददियांती है। और मैं समझता हूं कि हुकूमत ने जो अपोजिशन की जमातों का एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, एक एतमाद है, एक डेकोरम और वकार है, उसको भी बर्बाद करने को तुल पड़े हैं। हालांकि इनको वैसे तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो जो कंसल्टेटिव प्रोसेस है वो तो एतमाद का होता है। अहमद साहब जानते हैं बिलाल साहब, ठीक है। अच्छा, मैं अहमद बिलाल साहब से यही पूछने लगी हूँ कि से बातें करते थे हम, जब अपोजिशन थे हुकूमत से करते थे, लेकिन वो बातें कभी पब्लिक नहीं होती। ठीक है कायरा साहब, मैं अहमद बिलाल महबूब साहब से यही पूछना चाह रही हूँ कि अहमद बिलाल महबूब साहब, क्या आपको लगता है कि ये जो कंसल्टेटिव प्रोसेस होता है, ये जैसे कायरा साहब कह रहे हैं कि वो अमानत होती है और वो राय जो है वो इन कवानीन को बेहतर बनाने के लिए दी जाती है, पहले तो ये बताइए कि क्या हुकूमत की जानिब से उसको पब्लिक करना एक अच्छी रवायत है? इससे जो लेजिस्लेशन का पूरा प्रोसेस है और जो पार्लियामेंट का रोल है, क्या उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल आएगा, उसको डैमेज होगा? इस तरह करना ऐसे तो शायद ठीक हो। जी जी। देखिए, जब कोई आप किसी कमेटी में आप किसी इन कॉन्फिडेंस को चीजें शेयर करते हैं, और कमेटी के अंदर मैं वैसे आपको अर्ज करूं कि पार्लियामेंट की कमेटी के अंदर कायरा साहब बेहतर जानते हैं कि एक नॉर्म्स ये है कि जब कमेटी के अंदर जब तक उसकी फाइनल रिपोर्ट पार्लियामेंट के अंदर ले ना कर दी जाए, उस वक्त तो वो सारी बातें जो होती हैं वो पब्लिक नहीं की जा सकती। ये बिल्कुल एक नॉर्म की बात है, कानून की बात है, रूल्स की बात है। तो मेरे ख्याल में एक तो ये रूल्स के मुताबिक भी दुरुस्त नहीं है, और दूसरा देखिए कि एक एतमाद के साथ आपके साथ कंसल्टेशन चल रही है। हतमी शक्ल जब कोई होगी तो आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं, क्योंकि ये बातें बिलाकर पार्लियामेंट के अंदर आएगी ना, उसके अंदर डिबेट होगी, डिस्कशन होगी, तो खुफिया तो नहीं हो सकता ये सब कुछ। तो उस वक्त आपको लोगों को असेस करने का मौका मिलेगा कि कौन क्या कह रहा है और कौन किसके हक में राय दे रहा है और कौन उसके खिलाफ राय दे रहा है। अच्छा तो अहमद बिलाल महबूब साहब, मुझे ये भी बताइए कि अभी हमने हाल ही में देखा के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप पहले ही नहीं है, ठीक है, और इन बातों से मेरे ख्याल में और भी इसका सत्यानाश हो जाएगा। अच्छा अहमद बिलाल महबूब साहब, ये भी बताइए कि हाल ही में जाएगी कि अगर मेरे बस में हो और मैं अपनी जमात को ये कहूंगा कि इसके बाद आप गवर्नमेंट को पैगाम दे दें कि हम आपसे कोई बात करने को तैयार नहीं और कोई कोऑपरेशन नहीं करेंगे, इसलिए कि एक तो सेंसिटिविटी ये है, ये सियासी है, कुछ और चीजें भी हैं। अगर यही वतीरा चले तो हमारे मुल्क के अंदर आपकी एथनिक सेंसिटिविटी है, आपकी रिलीजियस सेंसिटिविटी है, बहुत सारी बातें आप गवर्नमेंट के साथ इन कॉन्फिडेंस इन कैमरा कर रहे होते हैं या कमेटीज में बैठ के कर रहे होते हैं। अगर आपकी तजावीज इसी तरह मुख्तलिफ सेक्ट की तजावीज आती हैं, आपको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह की सूरत हाल है, वो अगर पब्लिक कर दी जाए कि कमर जमान ने ये कहा और मैंने शायद वहां पे एक अपनी राय दी हो जिसको बाकी लोगों ने कबूल न किया हो, तो मेरे लिए तो आप जिंदगी अजीरन करा देंगे। ठीक है, ये वतीरा तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अच्छा अहमद बिलाल महबूब साहब, ये भी बताइए कि अभी हाल ही में जो भी कानून साजी हो रही है उसके ऊपर हम बारहा ये इल्जामात सुन रहे हैं कि ये मशरूत है और इसके जवाब में रिलीफ मांगे जा रहे हैं और इसके जवाब में ये डील्स मांगने की कोशिश हो रही है। तो अब ये देखिए कि पार्लियामान जो इतना मुकद्दस इदारा है और इस रियासत का सबसे बड़ा सुतून है, उसमें एक बहुत ही मुकद्दस काम को अगर आप इतना पोलिटिसाइज कर देंगे और उसके बिल्कुल अवाम का जो एतमाद है वो बिल्कुल हिल जाएगा, तो इसका आप क्या तजवीज़ करते हैं, क्या तरीक़ेकार होना चाहिए? नहीं, लेकिन कंडीशनल करके वो सारे कवानीन पास हो गए जो अच्छा, जो मशरूत थे। जी जी ठीक है, मैं अहमद बिलाल महबूब साहब से भी राय लेंगे। ये बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई ना, खुद से इस बात का जवाब मिल गया कि अगर ये कंडीशनल होती तो अपोजिशन उसके हक में वोट भी ना देती और शायद उसको रोकने की कोशिश करती, लेकिन वो तो सारे पास हो गए हैं। जिन जिन चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा था कि बड़ी सेंसिटिविटी है, सिर्फ एक कानून के बारे में जिसमें उन्होंने भी तस्लीम किया कि ये बहुत ऐसी चीज़ों का मुतालबा किया जा रहा है जो कल को खुद इनके लिए भी नुकसान का बायस होगा, तो उसके लिए उन्होंने उसको दोबारा नज़रसानी करके पेश करने की बात की है। तो मेरे ख्याल में ये जो ब्लैकमेलिंग की बात है, NRO मांगने की बात है, ये मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। बज़ाहिर मुझे कोई ऐसी वजह नहीं लगती जिसकी वजह से इसको दुरुस्त माना जाए, लेकिन ये कंसल्टेशन का काम, गिव एंड टेक का काम, कंप्रोमाइज़ का काम, ये गाली नहीं है। देखिए, कोई बात आप जब कंसल्टेशन हो रही होती है तो कुछ बात आप मानते हैं, कुछ मनवा लेते हैं, ये कोई पर्सनल चीज़ें नहीं होती, ये तो आपकी जजमेंट है कि आप समझते हैं कि कानून बेहतर होगा अगर इसके अंदर ये चीज़ें ले आए, और दूसरा शख्स ये समझता है कि नहीं, इसके अंदर ये तब्दीलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये ओपिनियन है,
और इसके अंदर कंसल्टेशन करके चीज़ें बेहतर होती हैं। ये जमहूरियत की बुनियाद है। इसमें किसी को कोई ताना देना या उसको इल्ज़ाम लगाना कि आप एनआरओ मांग रहे हैं, ये मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है। ये सही। इसलिए मैं आप इस राय से मुत्तफिक नहीं हूँ और मैं समझता हूँ कि उनको कोशिश करनी चाहिए कि ओपन करके खुले दिल के साथ डिस्कशन करें और एक कॉन्फिडेंस के साथ जब किसी चीज़ पर मुत्तफिक हो जाए तो फिर असेंबली में उसको पब्लिक करें। ये तरीक़ेकार होता है पार्लिमानी निज़ाम का। ठीक है, अच्छा हमें एक और ब्रेक लेनी है। ब्रेक से जब वापस आएंगे कायरा साहब तो आपसे पूछेंगे कि बिलाल साहब ने कहा कि 30 बिल पास हुए, 31 ऑर्डिनेंस हुए, तो पता ये चलता है कि बिल्स कम हैं, ऑर्डिनेंस जो सदारती ऑर्डिनेंस हैं वो ज़्यादा हैं। तो इस पे आपकी राय क्या है? और फिर नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी काफ़ी बातें हो रही हैं, उन पर भी आपकी राय लेंगे ब्रेक के बाद। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कायरा साहब, ब्रेक पर जाते हुए मैंने जिक्र किया कि अहमद बिलाल साहब ने बड़ी ज़बरदस्त इनके इदारे ने रिपोर्ट मुरतब की है और ऑर्डिनेंस जो है सदारती वो 31 हैं। बिल्स इस साल जो कौमी असम्बली में पास हुए वो 30 हैं। तो सदारती ऑर्डिनेंस का रास्ता अपनाना, इस पे हम सुनते हैं जो जमहूरियत पसंद लोग हैं वो कहते हैं कि शायद इससे पार्लियामेंट का रोल अंडरमाइन होता है। आपकी क्या राय है? अहमद बिलाल साहब का इदारा बहुत कमाल का काम करता है। हम जब नए नए आए थे तो उनका इदारा भी नया नया बना रहा था। हमने भी बहुत सीखा है, इन्होंने बड़े लोगों को ट्रेन किया है इस अमल में और बहुत सपोर्ट किया है लेजिस्लेटिव बिजनेस को, पार्लियामान को। अल्लाह ताला इनको कायम रखे और ज्यादा हिम्मत दे। तो ये आपको और ज्यादा बेहतर मजीद बता सकेंगे। इनके पास चिट पड़ी होगी, सामने इनका कागज पड़ा होगा कि वो जो बिल पास हुए हैं उसमें बजट है, उसमें वो भी कवानीन है जो कंपल्सरी, जो मजबूरी के कवानीन है। अगर उनको और फैटफ के कवानीन को मिला के निकाल दिया जाए तो बाकी जो पब्लिक इंटरेस्ट के कवानीन है वो शायद बड़े खिंचा के आप खींचना चाहें तो 5 या 6 हो सकेंगे, इससे ज्यादा नहीं। वो भी खींच के, मतलब अगर आप उसको किसी कानून को खींच के पब्लिक इंटरेस्ट का कानून बनाना चाहे तो शायद बन जाए, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो इनका रिकॉर्ड उस हवाले से बहुत पुअर है। लेकिन मुझे उससे कोई हैरानगी नहीं है, इसलिए कि ये कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट की चाबियां कहीं और हैं, पुतलियां ये हैं, नचाने वाले कुछ और नचा रहे हैं। और ये एक फाशिस्ट गवर्नमेंट है। फाशिस्ट गवर्नमेंटें आती तो इलेक्शन के जरिए हैं, बनते तो वजीर आजम पार्लियामान के जरिए हैं, लेकिन फिर उन्हीं असेंबलियों को वो बेमानी कर देते हैं क्योंकि उनसे वो स्ट्रेंथ ड्राइव नहीं कर रहे होते। स्ट्रेंथ उनकी कहीं और से ड्राइव करते हैं, वो जिस तरह खान साहब कर रहे हैं। और उसके नतीजे में अल्टीमेटली ये होता है कि जो जमहूरी रवैये हैं आप वो छोड़ देते हैं, जो आपका लिसान है आप वो खराब करके अपने मुखालिफ को दुश्मन साबित करते हैं, उसको लोगों का, मुल्क का दुश्मन साबित करते हैं। उसके लिए गलीज जबान भी इस्तेमाल करनी पड़े तो आप करेंगे। आप मोरालिटी को छोड़ देंगे और आप प्रोपेगेंडा पे गौर करेंगे, आप परफॉर्मेंस पे नहीं, उसके तरफ ज्यादा तवज्जो देंगे। और अपने मुखालिफ होने वाली उठने वाली आवाजों में, भले वो मीडिया की हो या अदालत की हो, वो दोनों आवाजों को दबाने की कोशिश करेंगे। यही अगर आप इस पैटर्न को, जो फाशिज्म का पैटर्न है, अगर आप उसके कुछ 10-12 असूल बना के उसमें इस गवर्नमेंट को फिट करें तो ये अगर 12 के 12 नहीं होंगे तो कम से कम 9-10 पॉइंट इस पे बिल्कुल मुंतबिक हो जाएंगे कि ये उस पे पूरी उतरती है। अच्छा कायरा साहब, मैं कतई कलामी कर रही हूँ, लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ। जी, मैं आपसे मजबूत नहीं कर, ठीक है, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कायरा साहब कि बहुत सारे लोग इसमें एक मुनकसिम हिज़्ब इख्तिलाफ को भी कसूरवार और जिम्मेदार समझते हैं। अब क्या ऐसी वजह है कि हमें हिज़्ब इख्तिलाफ का इत्तेहाद मजबूत होता हुआ नज़र नहीं आता, बल्कि बहुत सारी APCs हुई, बहुत सारी मुशावरत होती है, आप हर मुशावरत का हिस्सा भी होते हैं, लेकिन कोई एक इत्तेफाक नहीं है? वो क्यों नहीं है? देखिए, पहली गुजारिश ये है कि अपोजिशन किसी अलायंस की सूरत में अपोजिशन नहीं है। हम अपनी अपनी जमातों से अपने अपने मैनिफेस्टो के तहत इलेक्शन लड़के आए, एक दूसरे के खिलाफ लड़े और अपोजिशन में अपनी अपनी हैसियत में आए और हम अपोजिशन में इकट्ठे हो गए। तो वो है ना, अपने अपने बेवफाओं ने हमें यकजा किया, हालात ने इस तरह कर लिया होता है। तो सवाल ये है कि आज अपोजिशन क्यों ये मुतालबे कर रही है? हमने 2-3 APCs की, उस वक्त हमारा मुतालबा ये था वो कश्मीर पे हो, इकोनॉमी पे हो, बाकी गवर्नेंस पे हो। तो हमारी कोशिश ये थी कि हम हुकूमत को अपोजिशन का एक मुतफिका लाएमल दें, एक प्रेशर बिल्ड करें इन पे कि ये अपना रवैया दुरुस्त कर ले।
ये एक जमहूरी रंग होता है कि आप गवर्नमेंट को मजबूर कर रहे होते हैं, क्योंकि अब पार्लियामान में तो वो डिबेट होने नहीं देते। लेकिन अब हम समझ चुके हैं, सारी जमातें ये कह रही है कि ये मुकम्मल फेल हो गए और उनमें ये कैपेसिटी नहीं है टू करेक्ट द थिंग, लिहाजा इस हुकूमत को जल्द चले जाना चाहिए। इसके ऊपर हमारी एक कोशिश थी। अब सारी अपोजिशन को तो ना इस पर मुर्दे इल्जाम ठहराए। हमें अगर ये लगा कि सारी अपोजिशन को इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन के पास अकेली जमात के पास तो वोट नहीं है, तो हम तो ये बाकी जमातों के पास चल के गए, आइंदा भी जाएंगे, कोशिश करेंगे, उनको कन्विंस किया भी है, करेंगे भी, और ये भी कहते हैं कि जो चाहे लीड करे, हमें एतराज नहीं है, लेकिन इस कौमी फरीजे को जरूर अदा करें। हमारा तय हुआ था कि ईद के फौरन बाद ट्राइबल कमेटी की मीटिंग होगी, वो हो जानी चाहिए, बल्कि उसमें भी हो जानी चाहिए थी। ठीक है। उसके लेट होने से ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, उसका जवाब अब हमें अमल की सूरत में देना पड़ेगा। लेकिन आखिरी गुजारिश यह है कि पीपल्स पार्टी जिस बात को समझती है कि यही एक दुरुस्त रास्ता है, उसमें वो बाकी जमातों को मिलाने के लिए अपनी ड्यूटी अदा कर रही है। जो जो साथ मिलेगा बिस्मिल्लाह, नहीं तो पीपल्स पार्टी बहरहाल अपना ये और जमहूरी अंदाज में ये रास्ता इख्तियार किया रखे। ठीक है अहमद बिलाल साहब, मुनक़सिम अपोजिशन के ऊपर बहुत तबसरे होते हैं, बहुत बातें होती हैं, बहुत सारे कॉलम निगारों ने कॉलम लिखे हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, मैं हैरान होता हूँ, एक बात कोई कह देता है तो फिर वो चल निकलती है और सब लोग यही बात कह रहे होते हैं। देखिए, अपोजिशन का पहले इकट्ठी थी, क्या वो कोई अलायंस बना हुआ था जो अब मुनक़सिम हो गई है? वो जब से असम्बली वजूद में आई है उस वक्त हर पार्टी की अपनी आइडेंटिटी है, हर पार्टी का अपना एक लीडर है। केस टू केस बेसिस पे किसी मामले में वो इकट्ठे होते हैं, किसी मामले में वो इकट्ठे नहीं होते। लिहाजा उनसे ये तवक्को करना कि वो हर मामले में आपको इकट्ठे नजर आए और उनकी एक राय हो, ये बिल्कुल गैर फितरी सी बात है। और ऐसी पार्टियां जिनकी एक हिस्ट्री रही है, वो एक दूसरे के मुकाबल इलेक्शन लड़ते रहे हैं, हरीफ रहे हैं, तो ये कायरा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये तवक्को ही गलत है। हाँ, वो केस टू केस बेसिस पे इकट्ठे हो जाएंगे जहाँ कोई बात होगी। और सर, हमारे यहाँ जमहूरियत की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको पता ना, हम 2+2 में बड़े वो तेज हैं, और हम मौलाना फजल रहमान की नाराजगी का भी अपना ही मानी अखज करते हैं, तो उनको शायद लगता है कि भाई इकट्ठे नहीं हुए तो इसका मतलब है कि ये तो बस बिल्कुल नाकाम। अहमद बिलाल साहब 1 मिनट रुकिए जरा, मुझे 1 मिनट दीजिए सिर्फ। ये मौलाना फजल रहमान साहब की नाराजगी को मैं थोड़ा सा वजाहत कर, जी जी जी, ये जरा इस मामले को, जिस तरह अहमद बिलाल साहब ने डीकंस्ट्रक्ट किया, इसको कीजिए, इस जुमले को, इस आर्गूमेंट को। मौलाना फजल रहमान साहब हमसे नाराज हैं और हमने एपीसी में बैठ के खुला कहा, कोई छुप के नहीं कहा, कोई अंदर बैठ के नहीं कहा, मीडिया के सामने कहा कि जी हम मजहब की बुनियाद पे सियासत नहीं करेंगे। और उस वक्त उनका मुतालबा एक मजहबी इशू था, हमने कहा जी हमारा ये स्फीयर नहीं है। और दूसरा, अगर हम तारुल कादरी और इमरान खान के धरने को कहते थे कि ये गैर जमहूरी तरीका है, तो हम आपको भी धरने देने के आपके साथ नहीं है। हाँ, हम मार्च करने को, हम हड़ताल करने को, जुलूस करने को तैयार हैं। तो क्या अगर मौलाना हमसे इस बात पे नाराज है कि हमने इन 2 इश्यूज पर उनका साथ नहीं दिया, तो आपका क्या सारे मीडिया का ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को मजहबी इशू पे सियासत करनी चाहिए थी और हमें उस लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए था जिसको हम बुरा कहते रहे, गलत कहते रहे? क्या आप ये कह रहे हैं हमसे सारा मीडिया? मैं तो नहीं कह रही कायरा साहब, मेरा तो इसके ऊपर बड़ा क्लियर स्टांस है कि मजहबी कार्ड तो आपका आर्गुमेंट है ना, आप हमसे सवाल करें। मैंने पहले आपको कहा कि जब भी आप सवाल रेज करेंगे तो आपका एक अपना ओपिनियन होगा। एक अहमद बिलाल साहब का, मेरा, किसी और बंदे का नाम लेके बात करें, मैं उसका जवाब दूं? ठीक है, सॉरी अहमद साहब, आपकी बारी थी, मैंने उचक ली बारी। अच्छा अहमद बिलाल साहब, मैं एक सवाल और भी बीच में ऐड करना चाहती हूँ क्योंकि वक्त भी थोड़ा रह गया। मैं आपसे और कायरा साहब से ये भी पूछना चाहती हूँ, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, और पाकिस्तान में आपको पता है कि जब कोई बयान आता है, शहजाद अकबर साहब ने एक बयान दिया और उसके बाद एक बहस चल निकली है, तो आप इस हवाले से भी अपनी राय दीजिए। आप सियासी मामलात पे और सियासी जमातों के मामलात पे गहरी निगाह रखते हैं, तो आपकी क्या राय है? नवाज शरीफ साहब को मफरूर कहा जा रहा है जी कि वो तिब्बी बुनियादों के ऊपर ज़मानत लेके गए थे और वो भी ख़त्म हो गए, और शहबाज शरीफ उनके ज़मानती हैं, अगर वो नहीं आएंगे तो उनको पकड़ा जाएगा। तो क्या हम अगले साल में भी देख रहे हैं कि वो एहतसाब के नाम के ऊपर और इन केसेस के नाम के ऊपर उधम मचा रहेगा? देखिए, अभी एहतसाब के नाम पे उधम मचाने के मामले में मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में एक बड़ा मारूफ मशहूर इंटरव्यू हुआ है वज़ीर आज़म का, जी जी, 2 साल के अरसे की मुकम्मल होने पे, और उन्होंने उसमें खुद नैब के बारे में कुछ जुमले कहे हैं। ख़ासतौर पे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं पंजाब के, उनके केस के ज़िम्न में उन्होंने बहुत नाखुशगवारी से
और बहुत शिकायत की है कि ये सबसे बड़े सूबे के वजीर आला को बुला लिया गया है और इस तरह से ये मामले नहीं होने चाहिए। तो मतलब ये है कि ये नैब के जो मामलात हैं और इससे जो नाखुशी है वो सिर्फ अपोजिशन को नहीं है, इसके बारे में नागवारी का इजहार खुद वजीर आजम ये पहली बार नहीं किया, पहले भी कर चुके हैं। अहमद बिलाल साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं कतई कलामी कर रही हूँ, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है और मैं मामला सिर्फ यह है कि जी, इनकी इजाजत से गए थे जी और इनके अब इलाज कराने गए हैं, वो कहते हैं इलाज हो रहा है, जब इलाज हो चुकेगा जब ही वापस आएंगे। कायरा साहब, आप खुद बताएं नवाज शरीफ की वापसी पे आपका कमेंट क्या है? जी कायरा साहब, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से आपका कमेंट जल्दी से। देखिए, नवाज शरीफ साहब की वापसी इशू नहीं है हुकूमत का, ये ऐसा ही है जिस तरह हुकूमत जब ये बहुत ज्यादा फंस गई कोविड के इशू में और इनकी नालायकियां सामने आ गई, बहुत ज्यादा ये प्रेशर में आए, तो अचानक कहीं से सिंथिया रिची निकल आई और उसके बाद कुछ दिन वो मामला चला, ड्रम बीटिंग हुई, उसके बाद वो कहीं वो ज़ाहिर बलोच साहब का इशू जो कई साल पुराना था, वो चली हुई पिटी हुई सारी स्टोरियां सारी दोबारा आ गई, अब वो गायब हो गई मंजर से अचानक। तो भाई इतने ही अहम थे, वो कौमी गैरत का और कौमी असूलों का बात आ गई थी, तो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क में आ गई थी ज़ाहिर बलोच के इशू पे, तो अब कहाँ गायब हो गया? ठीक है। इसी तरह ये मरियम बीबी जब बाहर नहीं निकली थी, वो घर बैठी थी, तो मियां साहब का कोई इशू नहीं था। थैंक यू कायरा साहब, आप कह रहे थे कि मरियम नवाज शरीफ जो वापस सियासी मंजरनामे पे नजर आ रही है, उसकी वजह से नैब को दोबारा से नवाज शरीफ साहब की वापसी के लाले पड़ गए हैं और उस पर बातें होना शुरू हो गई। आज से प्रोग्राम के लिए इतना ही, अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।